बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डायग्राम हम आगे पढ़ चुके हैं पहले। इसमें यहाँ पे जो डेंस बॉडीज दिखाई गई हुई है डायग्राम के अंदर लास्ट, इसके साथ ये एक्टिन फिलामेंट्स अटैच है। ये फंक्शन के लिहाज से वही काम अंजाम दे रही हैं या उससे एनालॉगस है, जैसा कि जी लाइंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्केलेटल मसल फाइबर से। इसके साथ ये एक्टिन फाइबर अटैच है, मायोसिन दरम्यान में पड़े हुए हैं। और कंट्रैक्शन का अमल कुछ कुछ वैसे ही होगा जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हेडिंग दी आपकी बुक ने, केमिकल बेसिस ऑफ स्मूथ मसल कंट्रैक्शन। मैंने डेंस बॉडी का जिक्र कर दिया। उसके बाद न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिस तरह से हम आगे पढ़ चुके हैं, यहाँ पे जो न्यूरोमसल जंक्शन है यानी स्मूथ मसल फाइबर में, और ये काफ़ी आगे जा सकता है। ये जहाँ पे आएगा फिर वहाँ पे देखेंगे। फिलहाल हम बाकी चीज़ों की तरफ ही आते हैं। यहाँ भी वैसे ही एटीपी एनर्जी रिक्वायर्ड है मसल की कंट्रैक्शन के लिए। और अब ऑलरेडी जानते हैं कैल्शियम आयन हर जगह पे जहाँ भी नर्वस सिस्टम और मसल्स इंटरेक्ट करते हैं वहाँ पे कैल्शियम आयंस का होना ज़रूरी होता है। यही कैल्शियम आयन वही काम करेगा जो जा सके। ऑलरेडी जिक्र हो चुका हुआ। एटीपीएस एंजाइम एक्टिवेट होगा, एटीपी टूटेगी, एनर्जी निकलेगी और वो इनको मूव करने में हेल्प करेगी। यहाँ पे इसने फिर एक काट दिया फिजिकल बेसिस ऑफ स्मूथ मसल कंट्रैक्शन। इसकी अगर डायग्राम मेरे ख्याल में कोई चले इसी से दोबारा कर लीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मायोसिन फाइबर है और ये एक्टिन फिलामेंट्स पड़े हुए हैं। जब वो कंट्रैक्शन का अमल होगा तो ज़ाहिर है कि ये दोनों करीब आ जाएंगे। अब ये फर्ज कर लें कि जैसे इसने यहाँ पे रखा दिया है, ये करीब आ गए तो इसका साइज कर छोटा हो जाएगा। मसल फाइबर जो है स्मूथ मसल फाइबर और छोटा हो जाएगा कंट्रैक्शन में जा सके। बाकी जगह पे होता है। ये इसकी फिजिकल बेसिस है जी। तो इतनी ही काफ़ी है। अगले पॉइंट की तरफ आ जाइए। यहाँ पे हेडिंग है जी, कंपैरिजन किया इसने स्मूथ मसल कंट्रैक्शन और स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन का। ये कंपैरिजन बहुत मुख्तसर सा है। इसमें एक पॉइंट है जी डिफरेंस। स्केलेटल मसल्स कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स रैपिडली, स्मूथ मसल कंट्रैक्शन इज प्रोलॉन्ग्ड टॉनिक कंट्रैक्शन, समटाइम्स लास्टिंग आवर्स और इवन डेज। ये है जी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये फिक्रा बहुत इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। हेडिंग ज़्यादा बड़ा नहीं है, अगर आप पूरे का पूरा भी नोट कर लें तो ये हो सकता है। आमतौर पर जो स्केलेटल मसल फाइबर्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स, वो मिसाल को आप चल रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, जितनी ज़रूरत है उसके मुताबिक वो कंट्रैक्टलेस होते हैं। जब आप खाना खाते हैं मिसाल के तौर पे, तो उसके बाद मुसलसल प्रोसेस होना है। आपने पढ़ा हुआ है पेरिस्टालसिस का भी और सेगमेंटेशन का, जो मुसलसल होता रहता है। और इस लिहाज से स्मूथ मसल की जो वर्किंग है वो बहुत ज़्यादा जी। हेडिंग दिया है इसमें नेक्स्ट आगे, स्लो स्लाइडिंग ऑफ द मार्जिन क्रॉस ब्रिजेस। ये जी ये यहाँ पे है जी ये वाला पॉइंट। ये बाजार तो बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन इसमें सिर्फ दो तीन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉस ब्रिजेस का जिक्र चूंकि हम स्केलेटल मसल पढ़ चुके हैं, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। सिर्फ और सिर्फ मुझे इसको यहीं पे ही ध्यान करना है कि क्या है और कैसे है। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट फिक्रा होगा जहाँ पे ये वाला जिक्र आ रहा है कि इसमें मुझे फिक्र पूरा ही पढ़ देता हूँ ताकि वो क्लियर ना हो। Much more slower in smooth muscle than in the skeletal muscle. In fact, frequency is as little as 1/10 to 1/300 in the skeletal muscles. ये बात कर रहा है कि जो मायोसिन क्रॉस ब्रिजेस हैं उनका जो साइक्लिक अमल है, खुलना बंद होना दोबारा आगे चलना, वो 1/10 से 1/300 गुना कम है स्केलेटल मसल की मुकाबले। और अगला फिक्रा है कि yet the fraction of the time that cross bridges remain attached to the actin filament, which is major factor of determining the force of contraction, is believed to be greatly increased in smooth muscle. इस नीचे का फिक्रा बहुत लंबा लिखा हुआ है। पहले इसका असल मकसद जब यही है कि जब वो एक बार वो अटैच हो जाते हैं तो फिर बहुत देर तक वो अटैच रहते हैं। और ये उसकी एक पॉसिबल रीज़न है। और इसका फ़ायदा क्या होता है, शायद इसने जिक्र किया है कि अगला फिक्रा हेडिंग पे यही होगा। और फ़ायदा इसका ये है कि इतनी जितना ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम है साइक्लिंग की, उसका फ़ायदा उतना ही कम एनर्जी खर्च होगी। एक बार जो एनर्जी खर्च होगी, वो बस बड़ी है और फिर बहुत देर तक वो रहेगी नहीं। इसका आसान ज़ुबान में ये कह लीजिए कि कम एनर्जी से ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया जाता है। और उसकी रीज़न वही है कि ये इनका काम खासकर प्रोलॉन्ग्ड कंट्रैक्शन की शक्ल में और काफ़ी देर तक कम से कम एनर्जी के साथ ये ऐसा कर सकते हैं।
ये इनकी खास खासियत है। इसमें एक लैचिंग का जिक्र आएगा, ये आगे जाके हेडिंग आना है, उससे पहले देखते हैं जी और क्या हेडिंग है इसके अलावा। जी, अब यहाँ पे इसने कोई एक एग्जाम्पल दी है, इसका फ़ायदा क्या है? कि कम से कम एनर्जी में मिसाल के तौर पर इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, गॉल ब्लैडर और अदर विजुअल ऑर्गन्स अपनी कंट्रक्शन को बरकरार रखते हैं डेफिनेटली इसी अमल की वजह से। ये फ़ायदा है जी इन सब चीज़ों का। जी, अगला हेडिंग है और ज़्यादा ये जो हेडिंग है ये आप यूँ समझिए कि एक-एक शॉर्ट क्वेश्चन या एक-एक एमसीक्यूज़ ही आपके लिए। स्लोनेस ऑफ ऑनसेट ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द टोटल मसल टिश्यू के हवाले से ये है जी स्मूथ मसल टिश्यू जो है उसको 50 से 100 मिलीसेकंड लगते हैं जब वो एक्साइट होता है। उसके बाद ये निकलता है, ये बहुत स्लो उसको कर रहा है। अब आपको याद है तो वहाँ पे जस्ट वो 1, 2, 3 मिलीसेकंड के अंदर कंट्रैक्शन कम हो जाते हैं और फुल कंट्रैक्शन तकरीबन आधे सेकंड के बाद होती है और कंट्रैक्शन फोर्स 1 से 2 सेकंड तक वो बरकरार रहती है, कम हो जाती है। वेल ये इसने पूरा टाइम दिया और इसकी डिटेल आगे डायग्राम बनी होगी, डायग्राम हमें देखनी पड़ेगी, वे आ जाती है सामने आगे वहाँ पे जाके देखते हैं। और इसका फ़ायदा हम ऑलरेडी ज़िक्र कर चुके हैं कि कंट्रैक्शन प्रोलॉन्ग्ड है, एनर्जी कम खर्च हो रही है, फ़ायदा फोर्स ऑफ मसल कंट्रैक्शन ये है जी हेडिंग, इसमें से भी एमसीक्यू का पूरा आपके सामने मिल जाएगा। 46 केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर ये है जी इसकी फोर्स और ये उसके मुकाबले में है 3 टू 4 है स्केलेटन्स में। इसका मतलब है कि इनमें फोर्स अट्रैक्शन की पर यूनिट एरिया ज़्यादा है स्मूथ मसल में और वो भी पहले बात हो चुकी है कि कम फोर्स, कम एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी कम इस्तेमाल हो रही है और ये प्रोलॉन्ग कंट्रैक्शंस को कर सकते हैं। जी, जो प्रोलॉन्ग का था उसमें एक लफ्ज़ ये बड़ा इम्पोर्टेंट लफ्ज़ है। आप इस लफ्ज़ से वाक़िफ़ नहीं चूँकि हमारे यहाँ ये इंग्लिश का लफ्ज़ उर्दू में तो इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एक चीज़ अगर मुस्तकिल तौर पर अटैच हो जाए तो उसके लिए लैच, फिक्सिंग अ, अब इसको मैं आम ज़ुबान में चलो एक ही चीज़ हो सकती है। वैसे देखिए ज़्यादा जगहों पे ऐसा पॉसिबल है। आप में से किसी को शूटिंग आती हो, राइफ़ल, पिस्टल किसी इस तरह की चीज़ की फायरिंग से आप वाकिफ़ हो? नो वन? अ, ब्लड प्रेशर का टेस्ट जो वो मर्क्यूरी बैरोमीटर वाला होता है, वो किसी के घर में हो, किसी ने उसको देखा हो? चलिए मैं इसको एक रफ़ मिसाल के साथ बता देता हूँ। सर दे, जी, हाँ देखा जी। हुआ है लेकिन हमने कभी किया नहीं है कुछ। चलो ठीक है। असल में चूँकि जिस दौर में मैं स्टूडेंट था तो उस वक़्त एनसीसी होती थी और मैंने उस दौर में ज़ाहिर है वो फायरिंग की थी और उसके बाद भी जब तक एनसीसी होती रही है, मैं उसमें इन्वॉल्व रहा हूँ। वह चलें वो कुछ और चीज़ है। ये मैं एग्ज़ाम्पल देने लगा हूँ, रफ़ एग्ज़ाम्पल है घर से है। आपने एक दरवाज़ा बंद किया, जस्ट उसको बंद कर दिया आम ज़ुबान में, उसको फास्टन नहीं किया, यानी उसकी चटनी नहीं लगाई। अब चटनी नहीं लगाते तो थोड़ी-सी भी हवा चलेगी तो दरवाज़ा खुल जाता है। लेकिन अगर आप उसकी चिटकनी लगा देते हैं, फास्टन कर देते हैं उसको, तो फिर वो नहीं खुलता है। बिल्कुल ऐसे ही यूँ समझिए कि अगर किसी जगह पे चटनी लग जाए, यानी कि ऐसा प्रोसेस जो अटैच हो जाए मुश्किल तौर पर हुक की शक्ल में, तो वो उसके लिए हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं लैच का। वो जो एक्टिन मायोसिन फिलामेंट की कंट्रैक्शन है मसल्स में, वो बस यूँ ही है जैसे एक लैच हो जाता है। एक बार जब वो अटैच हो जाए, तो फिर वो बहुत देर तक अटैच रहता है, जिसका फ़ायदा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके बहुत से फ़ायदे। जी, अब इसने आगे मज़ीद कुछ टॉपिक दिए हैं लेकिन हाँ, ये पॉइंट है, छोटा-सा पॉइंट है, एक सिर्फ़ एक लाइन इसकी मैं बताऊँगा जी। स्ट्रेस रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स इसमें एग्ज़ाम्पल है ब्लैडर और ये ब्लैडर ख़ास तौर पर यूरिनरी ब्लैडर के लिहाज़ से। जब यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन इकट्ठा हो जाता है, तो फिर स्ट्रेस रिलैक्सेशन ये वाला अमल ताकि उस बॉडी से यूरिन को ख़ारिज कर दिया जाए और ये सिस्टम है बहुत सी जगहों पे ऐसा ही है और जगह पे भी ऐसा। वो अलग बात है कि हम उसको कॉन्शियसली कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और वो नुकसानदेह होता है। जी, हेडिंग है जी रेगुलेशन ऑफ कंट्रैक्शन बाय कैल्शियम आयन। इसको भी सिर्फ एक लाइन की हद तक हमें रखना है। अ, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कैल्शियम आयन क्या करते हैं, ज़ाहिर है यहाँ पे भी वो यही काम कर रहे हैं कंट्रैक्शन का, इसलिए इसमें नई चीज़ कोई नहीं है। एक लफ्ज़ है ये वाला लफ्ज़, ये आपको याद है पीछे लफ्ज़ एक बार इस्तेमाल हो चुका हुआ है।
बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर कहीं पे लफ्ज आया था। और जी, किसी को याद रहा है लफ्ज ये वाला? व्हाट इज दिस? क्लेमोड्यूलिन का लफ्ज जब हम स्केलेटल मसल शुरू किए थे तो वहां पे एक बार सिर्फ मैंने कहा था जी आगे इसका जिक्र आ जाएगा, और ये वो आगे वाली जगह आज की हुई है जी। किसी को याद रहा हो क्या चीज़ है ये? चलिए नोट कीजिएगा। ये अगरचे कि प्रोटीन है उस मुद्दत सेल के अंदर मौजूद है। ये ट्रोपोनिन से मिलती जुलती है। ट्रोपोनिन का नाम आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। ट्रोपोनिन स्केलेटल मसल में थी। और बहरहाल इसका जो क्या है काम, यह है एक्टिवेशन ऑफ मायोसिन काइनेज एंड फॉस्फोरेशन ऑफ द मायोसिन। ये इसने हेडिंग दी है, ये काफ़ी इसने बहुत डिटेल दी हुई है, लेकिन चूंकि इतनी डिटेल में क्वेश्चन नहीं आ सकता है, अगर आप पढ़ना चाहें आपकी हिम्मत है, बस इसका इतना ही फायदा काफ़ी है जो इसने हेडिंग यहाँ पे दे दिया हुआ है कि जब ये कैल्शियम से मिलती है, इट इज़ खुद जस्ट ये ट्रोपोनिन से मिलती जुलती चीज़ है। और आगे वो प्रोसेस होना है कि वो मायोसिन काइनेज को एक्टिवेट करेगी। उसमें साथ जब उसमें से एटीपी टूटेगी, काइनेज एटीपी को तोड़ते हैं, फॉस्फेट निकलेगा, मायोसिन अटैच हो जाएगा, और फिर बाकी कंट्रैक्शन का अमल जिसका जिक्र पहले ही हो चुका हुआ है जी। अब इसमें से जो अन्य टॉपिक को मैं छोड़ रहा हूँ जी, और अगला हेडिंग है जी नर्वस एंड हार्मोनल कंट्रोल। नर्वस एंड हार्मोनल कंट्रोल, ये भी एक दो लाइनों के अंदर शुरू करना है। नर्वस एंड हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्मूथ मसल कंट्रैक्शन। नर्वस सिस्टम भी और हार्मोन, जिसमें लोकल हार्मोन भी शामिल है, वो इफेक्ट करते हैं स्मूथ मसल्स की कंट्रैक्शन को। लोकल हार्मोन्स के टॉपिक से आप वाकिफ हैं, ये डिस्कस कई जगह पे कहीं और आप ऑलरेडी कर चुके हैं। छोटा सा हेडिंग है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत छोटा है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ऑफ स्मूथ मसल। लफ्ज है फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी ऑफ स्मूथ मसल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का। आप तस्वीर को देख लीजिए, ये तस्वीर है, ये वो नर्व फाइबर है, एक्सॉन्स और उनकी ब्रांचेस, और ये फाइबर्स पड़े हुए हैं जहाँ पे जाके ये अटैच हो रहे हैं। इनका जो ये प्रोसेस है, ये जो इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इसकी डिटेल नहीं दिखाई इसने प्रॉपर। इससे पहले हमने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और उसकी डिटेल्स पढ़ ली हुई हैं इससे पहले चैप्टर में, लेकिन यहाँ पे इसका जो कनेक्शन है वो बहुत ही लूज किस्म का लफ्ज लफ्ज इस्तेमाल भी किया हुआ, डिफ्यूज जंक्शन इसने लफ्ज इस्तेमाल किया है। इनका जो आपस में कांटेक्ट है वो डिफ्यूज जंक्शन है, ढीला ढाला किस्म का है, बड़ा माठे वाला जंक्शन है। जैसे ही नर्व इम्पल्स आती है, वो दोनों सेल के दरमियान, यानी नर्वस सिस्टम, एक्सॉन और मसल्स के दरमियान में जो छोटा सा गैप होता है, उसके अंदर वो रिलीज करती है अपने केमिकल को, जो कि एसिटाइलकोलिन या अदर सब्सटेंस हो सकता है, एपिनेफ्रिन वगैरह। और फिर उसके बाद आगे बाकी प्रोसेस चलता है, जो कि कंट्रैक्शन के हवाले से आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जी। ये जो लफ्ज़ मैं बोलता हूँ यहाँ पे इसमें दिया हुआ है, ये एसिटाइलकोलिन है और ऐसी एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, जो कि एज फैक्टर काम कर सकते हैं स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए। यहाँ पे एक लफ्ज़ इसने दिया है, ये लफ्ज़ आपके लिए जो कि बिल्कुल नया है ये वाला। क्या आपने इससे पहले कहीं पे टाइट जंक्शन, जो कि अभी ऊपर नाम आया था डिफ्यूज जंक्शन, और यहाँ पे लफ्ज़ आ रहा है कंटैक्ट जंक्शन। नर्वस सिस्टम जो आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा है, वहाँ पे इनमें से कोई लफ्ज़ याद है आप में से किसी को पहले से? चलें, ये वाला पूरा पैराग्राफ आपने पढ़ना है, खुद पढ़ना है। इसमें एक लफ्ज़ आपके लिए जो कि नया है, ये लफ्ज़ है जी, ये वाला किधर चला गया जी, वेरिकोसिटीज। ये ऊपर आया हुआ है इससे पहले एक टॉपिक के अंदर, उसको एक बार देख लीजिए ताकि ये आपको क्लियर हो जाए। ये है जो लफ्ज़ यहाँ पे इस जगह पे आ जाए। Final terminal axons have multiple varicosities distributed along their axis. At these points, the Schwann cells that invalidate the axons are interrupted so that transmitted substances can be secreted through the wall of the varicosities. In the varicosities are vesicles similar to those of the skeletal muscle. बाकी सारे कुछ इसी हिसाब से डिटेल दी है वेरिकोस्टिस की, और उसके साथ आगे वही चीज़ है जो उसमें से वो निकले। और इसमें एक और भी चीज़ है कि यहाँ पे जो फासला है वो 20 से 30 नैनोमीटर का फासला है दोनों सेल्स के दरमियान, जहाँ पे जिक्र हो रहा है, इनको इसने कंटैक्ट जंक्शंस का नाम दिया है।
और ये था जी मस्कुलर जंक्शन, स्मूथ मसल्स का और इनका। अगला हेडिंग है इसमें एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी ट्रांसमिटर सब्सटेंसेस। बहुत से केमिकल्स हैं, दो का जिक्र ऊपर हो गया और बाकियों का जिक्र इस जगह पे देखी जाइए, ये दोनों पहले हो चुके हुए हैं। इसके अलावा इसने किसी और का अगर नाम लिया हो तो देख लेते हैं जी। उसने सिर्फ दो का जिक्र किया जी, लेकिन याद रखिएगा कि बहुत से और सब्सटेंसेस भी हैं जो इफेक्ट करते हैं जी। ये इसने किसी और चैप्टर में कहे हैं कि जी उस चैप्टर के अंदर ऑटोनोम सिस्टम के अंदर उनको डिस्कस किया गया है जी। ये दरमियान में चूंकि हर थोड़ी देर मैसेज आ रहा है जी मेरे नेट के कनेक्शन के हवाले से। ये जो ब्लैक्स आपको नजर आता होता है शेयर स्क्रीन के ऊपर कोई अनस्टेबल वाला मैसेज, अनस्टेबिलिटी ऑफ नेट का मैसेज जो ब्लैक कलर में मुझे नजर आता है, आपको नजर आता है कि नहीं आता? जी लैपटॉप के ऊपर शो होता है। हम्म, अब ये है जी पाकिस्तानी नेट है जी, हम क्या कह सकते हैं इसको? कुछ नहीं कह सकते। मेम्ब्रेन पोटेंशियल जी, ये एक छोटा सा पॉइंट है जी, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा ये सवाल किसी ने बच्चे ने क्लास में पूछा था, मुझे याद नहीं किसने पूछा था। मैंने उसको भी कहा था कि मुख्तलिफ सेल्स के अंदर आरएमपी की वैल्यू और एक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज वेरी कर सकती है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहा है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन स्मूथ मसल्स में is minus 50 to minus 60 millivolts, which is about 30 millivolt less negative than in skeletal muscle. माइनस 50 से 60 है और ज़ाहिर है कि वो 90 था, if you remember, माइनस 90 मिलीवोल्ट। ये फिगर याद रहेगा कि याद रहेगा भी है? बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कंपैरिजन भी है और एक बहुत अहम स्टेटमेंट भी है, इसको याद रखना है। ये वो स्टेटमेंट पूछा किसने था वो वाला, किसी ने शायद इतराज किया था गालिबन। हु वाज द स्टूडेंट? सर मैंने पूछा था। जी सादिया। चलें ये आपको जवाब मिल गया आपको यहाँ पे। ये याद रखिए, अब ये स्मूथ मसल्स की बात हो रही है और ये भी जर्नल है। कुछ स्मूथ मसल में इससे भी डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, याद रखिएगा। कुछ स्मूथ मसल्स में वैल्यूज इससे भी डिफरेंट हो सकती हैं और ये आरएमपी की वैल्यू ऐसे जो एक्शन पोटेंशियल के वैल्यूज हैं वो भी वेरी करती हैं मुख्तलिफ सेल्स के अंदर। जी अगला टॉपिक ही आ गया जी, हम कह रहे हैं एक्शन पोटेंशियल इन यूरिनरी, सॉरी, एक्शन पोटेंशियल इन यूनिटरी स्मूथ मसल। जो कि यूनिटरी स्मूथ मसल का जिक्र जो कि विसरल मसल्स हैं उनके अंदर, और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल स्टार्ट डायग्राम उसको सामने रखना है। अब इसमें देखिए ये क्या कुछ कह रहा है। पहला है जी कि इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक है स्पाइक पोटेंशियल्स और दूसरा है एक्शन पोटेंशियल विद प्लेटूज। प्लेटूज का जिक्र उस डायग्राम में था लेकिन मैंने उसको इसलिए छोड़ा था कि हमें उसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं थी। अब यहाँ पे इसकी ये दोनों डिस्क्रिप्शन ये दी हुई हैं, पहला और दूसरा पैराग्राफ। इसकी डायग्राम पहले निकाल लें और फिर इसकी डिस्क्रिप्शन की तरफ आते हैं। यू लुक एट दीज डायग्राम्स। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। इसमें दो डायग्राम, तीन ए बी सी तीन डायग्राम बनी हुई हैं। टिपिकल स्मूथ मसल एक्शन पोटेंशियल स्पाइक पोटेंशियल ए डायग्राम में है, बी में रिपीटेटिव स्पाइक पोटेंशियल है और सी के अंदर एक्सटेंशियल विद प्लेटू। चलें इसको सामने रखें दोबारा। ये एक सिंपल दिया है जी, चेक कीजिएगा 0, 50, 100 मिली सेकेंड्स। अब रेस्टिंग टेम्परेचर जब एक्साइटेशन उनके बाद इतनी देर तक तो कुछ नहीं होता, उसके बाद ये स्पाइक पोटेंशियल होता है और उससे मसल कंट्रैक्शन होती है। और ये है जी एक जनरल, और वैल्यूज आपके सामने है कि ये कहाँ से शुरू हुई है कहाँ तक गई है, ये भी चेक कीजिएगा। -60, -40 और -40 के बाद आ गई है +20। ये इसको यहाँ देना चाहिए था, उसने फिगर नहीं दी हुई है। ये +30 तक जाएगा मेरे हिसाब से। और अब इसमें आगे स्लो वेव्स अगर बार बार रिपीट हो रहा है, 0, 10, 20, 30, ये 30 सेकंड्स का टाइम दिया है। इसमें ऐसे कंट्रैक्शन का अमल कैसे हो रहा है तो। और लास्ट वन पे उसने प्लेटो का जिक्र किया है। ये आरएमपी यहाँ तक, उसके बाद एक्सपोनेंशियल शुरू हुआ है और फिर ये काफी देर तक, ये देखिए कहाँ तक किया है, सेकंड्स। और ज़्यादा कि इसके मुकाबले में ये खास अब क्योंकि 0.1, 0.2, 0.3, 0.3, 0.4 तकरीबन आधा सेकंड कह लीजिए आप, एक से सेकंड तक ये इसमें कंट्रैक्शन मिल गया। ये इसने तीन किस्म की डायग्राम दी हैं जी इसके अंदर, स्लो वेव्स वाली और प्लेटू वाली, जो कि स्मूथ मसल्स की वर्किंग के लिहाज से जिसका फायदा पहली बात हो चुकी है कि एनर्जी कम से कम खर्च होती है और फायदे ज्यादा होते हैं। ये डिस्क्रिप्शन ये जरूर देख लीजिएगा। ये इसमें मुश्किल पॉइंट कोई नहीं है, दोबारा देख लीजिए इसमें कितना टाइम लगा है
और एनर्जी का जिक्र हम पहले कर चुके हैं। ऐसे ही विद प्लेटूज वाले में फिगर के अंदर, चूंकि फिगर बहुत खास अमल है, इसमें रिपोलराइजेशन डिले होती है कई 100 मिली सेकेंड, बस का 1000 मिली सेकेंड, 1 सेकेंड तक के लिए। और उसका फायदा प्रोलॉन्ग कंट्रैक्शन की शक्ल में, ज़्यादा देर तक कंट्रैक्शन की शक्ल में सामने आता है, जो कि मिसाल के तौर पर यूरेटर के मसल्स, यूट्रस के मसल्स और कुछ और वेस्टर्स मसल्स जो खून की नालियों के अंदर मौजूद होते हैं। और बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कार्डियक साइकिल्स या कार्डियक मसल्स में होते हैं, ये उसकी का जिक्र इसमें किया खासतौर पर। जी, टाइम हमारे पास अभी काफ़ी है, जो टाइम चल रहा है हमारा, और काफ़ी चीज़ें देखने हो गई है। कैल्शियम चैनल्स का जिक्र ऑलरेडी हो चुका है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं कैल्शियम चैनल्स क्या होती हैं, क्या करती हैं। Heading edge is slow wave potentials in intrasmooth muscles and spontaneous generation of action potential. इसमें स्लो वेव रिदम, स्लो वेव्स और खुद खुद मसल के अंदर रिदम का पैदा होना और एक्शन पोटेंशियल का पैदा होना। चीज़ें तो बहुत सारी दी हुई हैं, लेकिन चूंकि हम क्वेश्चन की डीप डिटेल में नहीं जा सकते हैं, सिर्फ जहाँ पे इसकी कोई खास अहमियत है मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा। जी, ये एक फ़िक्रा तो ये है जी, दी कॉज़ ऑफ स्लो वेव रिदम इज़ अननोन। इसकी कॉज़ क्या है? दिस इज़ नॉट नोन, लेकिन उसके जो फ़ायदे होंगे उसका ज़िक्र एक पॉसिबिलिटी दी है इसने। वन सेशन ये पॉसिबिलिटी है, मफ़रूज़ा कह लीजिए। वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ द पंपिंग ऑफ पॉजिटिव आयन्स, प्रिजर्वेटिव सोडियम आयन। सोडियम आयन का पंपिंग का जो अमल है, कभी ज़्यादा हो जाना, कभी कम होना। एक पॉसिबिलिटी ये कह रही है। और फैसिलिटी हाईवे में ये भी प्रूवन नहीं है। इट इज़ नॉट एक्सपेरिमेंटली प्रूवन, और भी इसमें दी हुई हैं रीज़न्स, लेकिन ये सिर्फ महफूज़े हैं, हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं। इसकी इम्पोर्टेंस यहाँ पे आ जाए, ये इम्पोर्टेंट है। स्लो वेव्स की अहमियत क्या है? ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। इनिशिएट एक्शन पोटेंशियल जब होता है तो ये शुरू हो जाती हैं स्लो वेव्स के तौर पे, और फिर क्या करती हैं जी? जी, ये -60 से -35 मिली वोल्ट तक जो है वो वोल्टेज चेंज होता है थ्रेशोल्ड के लिए, और फिर उसके बाद विस्टल मसल कंट्रैक्ट हो जाते हैं, और ये पूरे जो विस्टल मसल मैस है जहाँ तक काफ़ी दूर तक जो भी एक्टिवेंट की चल में काम कर रहे हैं, वहाँ तक ये अमल पहुँच जाएगा। अब इसके लिए एक लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल किया इसने कि द स्लो वेव्स आर कॉल्ड पेसमेकर वेव्स। आप पेसमेकर नाम से और इस लफ्ज़ से वाकिफ़ हैं। एक्चुअल पेसमेकर तो वो है जो अपने हार्ट के रेफरेंस से पड़ा हुआ है कहीं न कहीं। यहाँ पे अगरचे वो चीज़ खुद मौजूद नहीं है, लेकिन अननोन रीज़न और अननोन चीज़ें हैं जो कि इस अमल को गट के अंदर कंट्रोल कर रही हैं, और कम से कम एनर्जी खर्च करते हुए उससे ज़्यादा कंट्रैक्शन का अमल लिया जा सकता है। जी, ये एक और स्टेटमेंट है जी, ये इसका जो हेडिंग होते हैं, इसके गार्डन के हेडिंग ज़्यादातर खुद एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है इसका। आम बात होता है हम हेडिंग सीधे लफ्ज़ में देते हैं, ये पूरा स्टेटमेंट हेडिंग के तौर पे देता है, और इसका हेडिंग इस लिहाज से बहुत मुख्तलिफ है, और फ़ायदा ये है कि वो एक पूरा पॉइंट एक हेडिंग के अंदर बता देता है। एक्सेलरेशन ऑफ विसरल स्मूथ मसल बाय मसल स्ट्रेच। जब मसल स्ट्रेच हो, मसल में खिंचाव हो, तो उसके नतीजे के तौर पर एक्साइटेशन हो जाती है उस मसल की, और वो अपना काम कर देता है। ये इसने इसका मैकेनिज्म यहाँ पे दे दिया है। अगर इसमें कोई एग्जांपल दी हुई है, गट इज overfilled by intestinal contents. Local automatic condition often set peristaltic waves. They move the contents away from the overfilled intestine, usually the direction of the anus. ये है जी एक इसने इम्पोर्टेंस दे दी है, बहुत इम्पोर्टेंट, और ये ऑटोमेटिक यानी बगैर नर्वस सिस्टम को इन्वॉल्व किए हुए ये वाला काम नेचुरली इस चीज़ को सेट किया जा रहा है। डिपोलराइजेशन ऑफ द मसल यूनिट टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन इसमें ऐसी कोई खास समय जरूरत नहीं है जी। आगे है जी लोकल टिश्यू फैक्टर्स। जी, ये यहाँ पे इसमें डिटेल दी है। लोकल टिश्यू फैक्टर कौन कौन से हैं, और हार्मोन्स कौन कौन से हैं जो ये काम कर रहे हैं। ये पॉइंट्स हैं, इसके 3-4 पॉइंट हैं। नंबर 1 ऑक्सीजन की कमी, नंबर 2 CO2 का ज़्यादा हो जाना। ऑक्सीजन की कमी से वेसोडाइलेशन, CO2 ज़्यादा जाते वेसोडाइलेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यानी पीएच अगर लो हो जाए तो वेसोडाइलेशन। ये 3 फैक्टर हैं जो कि लोकल मसल्स में कंट्रैक्शन और फिर
रेस्टिशन को कंट्रोल करते हैं। ये 3 फैक्टर्स यहाँ पे इसके बहुत इंपॉर्टेंट, एक ही जगह पे विद पॉइंट्स दिए। इसके अलावा एडेनोसिन, लैक्टिक एसिड, पोटेशियम आयंस, कैल्शियम का कम हो जाना और बॉटम ज़्यादा होना, इनसे भी लोकल वेसोडाइलेशन हो सकती है। जी, आगे हार्मोन हार्मोन के नेम नॉरेपिन, एपिनेफ्रिन, एस्डाल्फिन, हार्मोन के नेम पहले भी आ चुके होंगे। ये सब के सब भी इसके एक्शन को कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पे लफ्ज़ नया है हार्मोन गेटेड एक्साइटेड रिसेप्टर्स। मतलब इन सेल्स में ऐसे गेट्स मौजूद हैं जो इन हार्मोन्स को कबूल करते हैं, चेक करते हैं और फिर एक्साइटेशन का शुरू हो जाता है। ये इसका मैकेनिज्म दिया हुआ है, लेकिन मैं इसको छोड़ रहा हूँ चूँकि जी, इसमें मैकेनिज्म के अंदर एक पॉइंट, ये मुझे पॉइंट चूँकि चारों नज़र आ गया। ये लफ्ज़ आपके लिए नया है या नहीं है, ये आप बताएँगे। क्योंकि बायोकेमिस्ट्री आपको मैंने नहीं पढ़ाई, फिजियोलॉजी मैंने नहीं पढ़ाई इससे पहले। आप दोनों टॉपिक पढ़ चुके हैं। इसका आप साइक्लिक एएमपी के नाम से वाकिफ़ हैं, सीएएमपी हैं तो किस हद तक वाकिफ़ हैं? एसएससी, जीपीएम और सीएएमपी, जीएमपी वगैरह और चीज़ें भी हैं। व्हाट इज़ साइक्लिक एएमपी? कहीं पढ़ा हुआ है कि नहीं? बायोकेमिस्ट्री में, फिजियोलॉजी में, सेमेस्टर 3 में, 4 में? एनीवन? नो वन? तीसरा न्यूक्लिक सर? एसिड्स में। नहीं, ये क्या होती है, इसका क्या रोल है? आप तो न्यूक्लिक एसिड पे देखें इसको, वो तो चूँकि ये वो है न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन ये किस किस्म की है, कब बनती है, क्या करती है, मैंने ये पूछा है। ये क्या सेमेस्टर 3 या 4 में बायोकेमिस्ट्री में या फिजियोलॉजी में या किसी और जगह पे आपने ये नाम पहले से पढ़ा हुआ है? सर मैं कल एक आर्टिकल पढ़ रही थी हुँ, उसका रेगुलेशन ग्लाइकोलिसिस, हुँ, उसमें वर्ड पढ़ा था CAMP और फिर मुझे नींद आ गई तो मैंने प्रॉपर इसको सर्च आउट नहीं किया, लेकिन चल उसमें मैंने इसका चलिए आगे जो हम पढ़ेंगे हार्मोन्स को, मैडम अक्सर पढ़ा रही हैं इस वक़्त आपको। वो चैप्टर अभी जस्ट स्टार्ट भी होगा, लेकिन स्टार्ट वाले चैप्टर में इसका आपको नाम मिल जाएगा साइक्लिक एएमपी का। एएमपी एडिशन मोनोफॉस्फेट है जिससे एडीपी एटीपी बनती है और एडिनाइलेट साइक्लिस एंजाइम का नाम है जिसको बनाता है। ये सेकंड मैसेंजर के तौर पे काम करती है और ये पॉइंट आपके कोऑर्डिनेशन वाला जो पहला चैप्टर होगा एंडोक्राइनोलॉजी का, उसके अंदर भी इसका जिक्र आपको मिल जाएगा। वहाँ पे इसके मैकेनिज्म वगैरह भी होंगे। ये आपने वहाँ से करना है। ठीक है जी, याद रहेगा। उसके बाद आगे आ जाए जी, एक तस्वीर रह गई है। ये तस्वीर बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक स्मूथ मसल फाइबर है। इसमें यहाँ पे देखिए क्या इसने लिखा है जी, कैवियोली और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये डिप्रेशंस हैं छोटे छोटे इसमें कई जगह पे, और उसके साथ ही आगे एसआर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये जो कैवियोली हैं जमा है कैवियोलिस की। जैसे हमने टी ट्यूब्यूल का नाम पढ़ा था, स्केलेटल मसल फाइबर में टी ट्यूब्यूल्स होती है। बिल्कुल ये उससे सिमिलर है। इसका साइज ज़रा छोटा है लेकिन फंक्शन वही है। ये नर्व इम्पल्स को अंदर ले जाएंगी और उसके बाद यहाँ पहुँचेंगी, तो यहाँ से कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं और वो कैल्शियम आयन क्या करते हैं, इससे आप पहले से वाकिफ हैं। जी, हमारा अगला हेडिंग है जी सोर्स ऑफ कैल्शियम आयंस। ये तस्वीर आपके सामने डिस्कस कर दी है मैंने, और इसी के अंदर ये एसआर के अंदर कैल्शियम आयन मौजूद होते हैं और बाकी डिटेल्स आपने पहले से पढ़ी हुई है। रोल ऑफ स्मूथ मसल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेम। इसमें वो कैवियोली का लफ्ज़ आपको नजर आ रहा है जो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया है। और इसके साथ ही जो हमारा ये टॉपिक जस्ट खत्म होने वाला है जी, एक बार फिर देखें यहाँ पे क्या कह रहा है। प्रोडक्शन caused by changing of extracellular calcium ion concentration। सेल से बाहर अगर कैल्शियम आयन कंसेंट्रेशन चेंज हो जाती है तो क्या इफेक्ट होगा? चेंज होने में दो पॉसिबिलिटीज है, कम हो जाए या ज्यादा हो जाए। On the force of contraction skeletal muscle, this is not true. So ये फिर यहाँ शुरू है। When extracellular fluid calcium ion concentration falls to about 1/3 to 1/10 normal, smooth muscle contraction usually ceases। अगर बाहर सेल से बाहर स्मूथ मसल की बात हो रही है, सिर्फ स्केलेटल की स्मूथ मसल की, 1/3 से 1/10 तक नॉर्मल से वैल्यू कम हो जाए कैल्शियम की, तो ये मसल्स काम करना बंद कर देते हैं, कंट्रैक्शन होना बंद हो जाती है। ये डिफरेंस है इसका स्केलेटल मसल के साथ फिजियोलॉजी के रेफरेंस से। कैल्शियम पंप जिससे आप वाकिफ में पहले से वेल नोन है आपके लिए। और जी इसके साथ ही जी हाँ, ये वाला एक पॉइंट है इसमें भी
जो स्मूथ मसल का पंप है स्लो एक्टिंग है। अगर कंपैरिजन करें फास्ट एक्टिंग सार्कोपोलार पंप स्केलेटल मसल के साथ, दिस इज ऑल अबाउट हमारे स्मूथ मसल कंट्रैक्शन के लिहाज से। ये टॉपिक असल में सिलेबस के लिहाज से था हॉलो ऑर्गन्स। हमने हॉलो ऑर्गन में यहाँ पे तकरीबन मोस्टली स्मूथ मसल्स बॉडी के अंदर मौजूद है, उनका जिक्र किया। हॉलो ऑर्गन में हार्ट की एग्जांपल भी आएगी और वो सेपरेट चैप्टर की शक्ल में हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। आज के लिए हमारा मेन क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क क्वेश्चन, अदरवाइज फिर देखते हैं ये आगे क्या करना है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। सर जी अस्सलाम सर जी। वालेकुम। हाँ जी सर पिछले लेक्चर्स आपने यूट्यूब पे नहीं दिए, हमारा बेटा, आना जाना लगा रहता है क्लास में। हम वो तो ठीक है। अभी मैंने कल मैंने जो उससे पहले वाले थे वो किए हैं। आप कौन सा लेक्चर कह रही है जो रह गया? सर मैं पिछले 3 दिन के लेक्चर्स। 3 दिन कह नहीं, जो तो 24 वाला है वो तो मैंने डेफिनेटली कर दिया। अगर इससे पहले वाले नहीं हुए तो वो अपने मुझे या फिर आयशा को कहें, उसको याद करा दे। ये असल में मेरी प्रॉब्लम नेट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। मेरा नेट जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। तो जैसे ही वो ठीक होगा, मैं जो 24 वाला है वो मैंने लोड कर दिया हुआ है। मैंने उसको लिंक तो सेंड नहीं किया हुआ, मैं लिंक सेंड कर देता हूँ अभी। लिंक जी मैं उसका सेंड कर देता हूँ। वो सेकंड, चूंकि मेरे 3 चैनल हैं, मैं दूसरे वाले चैनल पे मैं कर रहा हूँ इसका अपलोड। जी ठीक। मैं वो भी सेंड कर दूंगा। जो हो चुके हुए हैं, जो रहते हैं, मेरे ख्याल में मेजॉरिटी को पता होगा मेरे 3 चैनल हैं। एक तो शुरू मारूफ है प्रोफेसर के नाम से, जो बाकी 2 हैं वो सिर्फ मोहम्मद अफजल के नाम से हैं। उन दोनों में जो मेरी तस्वीर लगी है, सिर्फ तस्वीर का फर्क नजर आएगा आपको। और आजकल मैं जो दूसरे वाला है, मैं उसका जी लिंक भी सेंड करता हूँ, उसमें से भी देख लीजिए। मैं भी 1 मिनट लगता है जो मैं सेंड करता हूँ आपको ग्रुप में। जी सर। जी वो मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ करनी थी, मैं उसकी जगह